हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत काव्यखंड में चैप्टर नंबर 13 ग्रामश्री, जो कि एक कविता है और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। इसके बाद हम पढ़ेंगे कविता, फिर आपको बताएंगे कविता का भावार्थ और अंत में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप भी हो जाएं तैयार और हमारे साथ साथ पढ़ें कविता ग्रामश्री। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये हैं आज के चैप्टर ग्रामश्री कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत। तो आइए पढ़ लेते हैं इनका जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 यानी कि 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। तो ये थी बच्चों यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत के बारे में संक्षिप्त जानकारी। तो आइए इसके बाद जान लेते हैं यहाँ पर ग्रामश्री कविता के बारे में थोड़ा बहुत। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता, और कविता का नाम है बच्चों ग्रामश्री। तो आइए पढ़ लेते हैं कविता और इसके बाद हम आपको बताएंगे कविता का भावार्थ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपकी कविता ग्रामश्री। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। एक बार फिर से पढ़ें। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनी की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। आगे बच्चों, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरवेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। पीले
मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो बच्चों आगे पढ़े। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसकी, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलाभ नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। तो बच्चों ये थी यहाँ पर कविता जो कि हमने आपको पढ़कर सुनाई, और उम्मीद है कि आपको कविता में बड़ा ही आनंद आया होगा। बहुत सुंदर ग्राम के दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने, और कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों आइए अब जान लेते हैं यहाँ पर इस कविता का भावार्थ। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपकी कविता ग्रामश्री, और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कविता का भावार्थ। तो आइए एक बार फिर से कविता की इन लाइनों को पढ़ें और जान लेते हैं इसका भावार्थ कि ये कविता की लाइनें हमें क्या बताती हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो बच्चों यहाँ पर जो प्रस्तुत कविता यहाँ पर आप देख सकते हैं भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है कि खेतों में सारी फसलें उग चुकी हैं, इसलिए चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और जब सुबह सुबह उसमें ओस की बूंदें गिरती हैं और उसके बाद सूर्योदय के पश्चात जब सूर्य की किरणें इन बूंदों में पड़कर चारों तरफ फैलती हैं तो सारा वातावरण चमक उठता है, और इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी सी जाली की तरह नज़र आ रही है। और जब नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं। उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून साफ साफ दिखाई दे रहा है, और जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों के हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा हो। इसके बाद बच्चों आइए पढ़ते हैं अगली लाइनें। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनही की सोने की किंकणियाँ हैं शोभाशाली, उठती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। यहाँ पर है बच्चों आप ध्यान दें, कवि ने फसलों से लदी हुई धरती का सुंदरतम वर्णन किया है। उनके अनुसार खेतों में जौ और गेहूँ फसलों के उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें इस तरह लग रही हैं कि मानो वो सोने की करगनी हो जो किसी युवती रूपी धरती की कमर में बंधी हुई है और हवा के चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों की खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू सी बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को बयां कर रही है, यानी बता रही है। और इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी की नीली फूल भी अपना सर उठाकर झांक रही है। आगे रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां, मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हों, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। यहाँ पर कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों के सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है
कि विभिन्न रंगों के फूलों के बीच मटर की फसलें खड़ी होकर हंस रही हैं। जैसे कोई सखी सब सज धज कर तैयार होती हैं तो सारी सखियां देखकर उसे मुस्कुराने लगती हैं। और इन्हीं के बीच छिपी हुई है कहीं कहीं फसलों की लड़ियां खड़ी हुई हैं जिसमें बीज की लड़ियां सुरक्षित हैं। और इन सब के बीच कई तरह के रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़कर जा रही हैं। मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक फूल दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रहा हो। तो इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। आगे बच्चों, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। यहाँ पर जो है बच्चों आप ध्यान दें, कवि ने पेड़ों से लदे हुए फसलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियाँ सुनहरे और चांदी रंग की आम की बौर से लद चुकी हैं और पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियाँ झड़ रही हैं। इन सब से कोमल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है। आधे पक्के काचे जामुन तो देखते ही बनते हैं और झरबेरी से बेरों से लद चुकी हैं और खेतों में कई तरह की फल और सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली आदि। इसके बाद बच्चों, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, औली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक महमह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। तो यहाँ पर जो है कवि ने फल एवं सब्जियों के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अमरूद के पेड़ों में फल पक चुके हैं, उन पर लाल लाल निशानें दिखाई दे रही हैं, जो इस बात का संकेत है कि अमरूद पक गए हैं। और बेर भी पककर सुनहले रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे जड़ी की तरह लगाई गई हों। पालक, जड़ी मतलब लड़ी, पालक पूरे खेत में लहला रहे हैं। धनिया की सुगंध पूरे वातावरण में फैली है। लौकी और सेम की फसलें जो है उग चुकी हैं और चारों तरफ फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे मखमल बिछा हुआ हो। मिर्चों की गुच्छें इस तरह फैली हुई है मानो किसी थैली की तरह लग रही हैं। इसके बाद बच्चों, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा, पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है। उनके अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है, जिस तरह कोई सांप जब बालू पर चलता है तो निशान छोड़ जाता है, उसी भांति। और जब सूर्य की किरणें उस रेत पर पड़ रही हैं तो रंग बिरंगी नजर आ रही हैं। गंगा के किनारे तट पर बिछे हुए घास पात बिछे हुए हैं, उनके बीच में तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गंगा के तट पर अपना शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलंगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हों। और चक्रवाक पक्षी मानो किनारे पे बैठे तैर रहे हैं और मगरोटी पक्षी सोई हुई है। इसके बाद हंसमुख यानी यहाँ पर जो है आप ध्यान दें, हंसमुख हरियाली हिमातप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निचकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। तो बच्चों अपने अंतिम पंक्तियों में यहाँ पर कवि ने गांव की हरियाली शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरलता से वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती हैं तो इस तरह चमक उठती हैं मानो वो खुशी से झूम रही हों। और कवि को ये दोनों आलस्य से भरे हुए सोए से प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही हैं, जिससे तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिससे आकाश से नीले रंग की चादर उड़ा रखी हो। और इस पर शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित हैं। तो बच्चों ये था यहाँ पर इस कविता का भावार्थ। इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर इस कविता में कुछ आपके लिए कठिन शब्दार्थ हैं। जैसे सनई, सनई क्या होता है बच्चों? एक पौधा जिसकी छाल से रस्सी बनाई जाती है, सन बोलते हैं उसे।
इसके बाद किंकणी, किंकणी होती है करघनी। वृंत होता है डंठल, किसी पेड़ का डंठल, उसे क्या कहते हैं? वृंत। मुकुलित माने अधखिला, अमली मतलब छोटा आंवला, और सरपत मतलब तिनके। इसके बाद सुरखाब, सुरखाब क्या होता है? चक्रवाक पक्षी होता है एक। हिम आता है सर्दी की धूप, और मरकत पन्ना नामक रत्न, और हरना आकर्षित करना। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है आपके लिए पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कवि ने गाँव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो आप क्या उत्तर लिखेंगे? कवि ने गाँव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम है, चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। इस प्रकार आप उत्तर लिखें। इसके बाद आपके लिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया है? तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसी ऋतु में सरसों के पीले फूल खिलते हैं और चारों ओर हरियाली होती है। आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आप ध्यान दें, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे आप, मरकत पन्ना नामक रत्न को कहते हैं जिसका रंग हरा होता है। मरकत के खुले डिब्बे से सब कुछ साफ साफ दिखता है। मरकत के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा और खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला हुआ कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपके लिए, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान दें, उत्तर होगा अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकणियों के समान दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार आप उत्तर लिखें। पांचवा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर है दो प्रश्न आपके लिए, क और ख। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, और दूसरा है हंसमुख हरियाली हिम आता सुख से अलसाए से सोए। तो इनका आप भाव स्पष्ट करेंगे कैसे? आइए हम आपको बता देते हैं। पहले का है यहाँ पर, प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के तट वाली जमीन को सतरंगी कहा गया है। रेत पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती हैं, ये रेखाएं टेढ़ी चाल चलने वाले सांपों के समान प्रतीत होती हैं। और दूसरा है बच्चों, इन पंक्तियों में गांव की हरियाली का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली है, ऐसे में लगता है जैसे दोनों आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए छठा प्रश्न यहाँ पर, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे भरे तन पर हिलहरित रुधिर है रहा झलक। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। तो आप उत्तर लिखेंगे, हरे भरे हरे हरे पुनरिक्त अलंकार है। यहाँ पर हिल हरित में अनुप्रास अलंकार है, और तिनकों के तन पर मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार से बच्चों आप उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद सातवां प्रश्न आपके लिए, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? आप उत्तर लिखेंगे, इस कविता में उत्तरी भारत के गांव का चित्रण हुआ है। उत्तरी भारत भारत के खेती प्रधान राज्यों में प्रमुख है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखें। इसके बाद है बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति से कुछ प्रश्न होंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपके लिए आठवां, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों की ही दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर और प्रभावमयी है। अलंकारों का प्रयोग करके कविता के सौंदर्य में और वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से बच्चों आप उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें बच्चों कि हम पढ़ रहे थे कविता ग्रामश्री, और हमने आपको बताया कविता का भावार्थ, लेखक का जीवन परिचय, और साथ में पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। उम्मीद है कि आपको यह सब अच्छे से समझ आया होगा और आपको कविता का भावार्थ और प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको हर रोज़ यहाँ पर इसी प्रकार हर पाठों से संबंधित भावार्थ, प्रश्न उत्तर और सारांश देखने को मिलेगा। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।